देखिए बेटा, टॉपिक है बच्चे आपका यहाँ पे आज का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, देखो इसमें 3 टर्म आते हैं। सबसे पहले आता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ईयर या कह लो आप 1 साल से कम के समय को क्या कहा जाता है, शॉर्ट रन कहा जाता है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वी, यानी कि 10 इज इक्वल्स टू 10, 2 इज इक्वल्स टू 10, यानी जब कोई भी चीज बैलेंस्ड होती है तो वो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम में कहलाती है। ठीक है, और आउटपुट क्या होता है, प्रोडक्शन। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं बेटा एडी और एएस अप्रोच। एडी और एएस अप्रोच का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इकोनॉमी के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो वो 2 सिचुएशंस में आता है, जिसमें से पहली सिचुएशन क्या होती है, हमने ये मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था 11 क्लास के अंदर। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई इट इज अ सिचुएशन ऑफ अ मार्केट इक्विलिब्रियम। वो थी इंडिविजुअल लेवल पे, वो हम पढ़ रहे थे कब, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आज हम क्या पढ़ रहे हैं सर, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है सर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है, और हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कब आएगा, तो सिंपल सा है बेटा, वहां कब आता था, व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो यहाँ डिमांड की जगह किसने ली है, एग्रीगेट डिमांड ने, और सप्लाई की जगह किसने ली है, एग्रीगेट सप्लाई ने। तो सिंपल सा रूल, अभी भी इक्विलिब्रियम कब आएगा सर, जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाएगी सर, हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसे प्रूफ करते हैं हम। कहते हैं दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज अ इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसे 3 नाम से जाना जाता है सर, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट के नाम से। अंडर दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर द एग्रीगेट डिमांड, अब ध्यान से यहाँ पे देखते जाओ। ठीक है, कहता है इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम तब होता है वेयर एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी इज इक्वल्स टू द एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, in other words the sum total of the expenditure that the all buyers are likely to do in an economy is equals to the total output that the producer is willing to produce or supply। basically आप क्या कह सकते हो सर, लोगों द्वारा जितना पैसा खर्चा जाना है उतना ही प्रोड्यूसर के द्वारा भी पैसा क्या किया जाएगा, पूरा खर्चा जाएगा। तो वो सिचुएशन क्या बन जाएगी, मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम की बन जाएगी। यानी जितना लोग डिमांड कर रहे हैं अगर उतनी ही सप्लाई हो जाती है तो मार्केट किसके अंदर आ जाएगी, इकोनॉमी किस में आ जाएगी सर, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी हमारी। ठीक है, under this Keynes considered AD as the principle for determining the equilibrium income, as AS is perfectly elastic owing to the excess capacity in an economy, which means equilibrium can only be shifted with the increase or decrease in the total expenditure done by the buyers, because at the time of depression in an economy the level of AD is less, due to which the production remains unutilized, and when the period of depression gets over there is an increase in the level of AD and the level of AS increases to fulfill the requirement of the people। अब इस पूरे पैराग्राफ को एक शॉर्ट चीज से समझते हैं हम। ठीक है, हमारे पास बच्चे सपोज करो 100 करोड़ के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट, वो कह रहा है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है ना वो तो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। बेटा परफेक्टली इलास्टिक कब होती है, जब प्राइस में चेंज आए ना है लेकिन उसकी सप्लाई में या डिमांड में चेंज आ सकता है। कैसे होती है ये समझाता हूं। देखो सपोज करो मार्केट के अंदर 80 करोड़ की डिमांड है, तो सर हमने 80 करोड़ की क्या कर दी, सप्लाई कर दी। मार्केट क्या हो गई सर, इक्विलिब्रियम में हो गई। अब सर मार्केट के अंदर क्या हो गई, 100 करोड़ की सब डिमांड आई, तो सर हमारे पास 100 करोड़ पे मैक्सिमम अमाउंट है, सर हमने 100 करोड़ की क्या कर दी, सप्लाई कर दी। यानी सप्लाई क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली डिमांड के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। ये सिचुएशन कब है, जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। बेटा रिसोर्सेज कितने एग्जाम्पल के थ्रू, 100 करोड़ के हैं। तो 100 करोड़ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे सर, बढ़ा देंगे। दिक्कत कहां से स्टार्ट होगी सर, अब अगर मान लो मार्केट के अंदर 120 करोड़ की डिमांड आ जाती है लेकिन तब भी मैं क्या कर पाऊंगा, सिर्फ 100 करोड़ की ही डिमांड पूरी कर पाऊंगा, तो इस सिचुएशन में जाके मैं इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था वो कितना था सर, 100 करोड़ रुपीस का था। तो इस पैराग्राफ में यही चीज बोला हुआ है, क्या कहता है सर, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक ओइंग टू द एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। कहता है जो एएस होती है ना वो परफेक्टली इलास्टिक होती है क्योंकि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी होती है। जब तक एक्सेस कैपेसिटी मतलब समझ गए क्या, कि सर 100 करोड़ है, अगर उससे नीचे नीचे की डिमांड आती है तो मेरे पास अभी एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है, मैं उसको पूरा कर सकता हूं। ठीक है, आगे कहता है
in an economy, which means equilibrium can only be shifted with the increase or decrease in the total expenditure done by the buyers, because at the time of depression in an economy. तो अगर बेटा इस सिचुएशन को समझ के चलता हूं मैं, ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, ठीक है, तो अब इस इक्विलिब्रियम में चेंज किसकी वजह से आएगा, डिमांड की वजह से या सप्लाई की वजह से? सर डिमांड की वजह से, क्योंकि सप्लाई तो ऑटोमेटिकली कहां पे आ जाएगी, अपने आप डिमांड के बराबर कर लेगी अपने आप को। तो जो डिसइक्विलिब्रियम आता है या इक्विलिब्रियम आता है वो किस में चेंज की वजह से आता है सर, डिमांड में चेंज की वजह से आता है। अब पहला पॉइंट आगे वो कहता है जब इकोनॉमी में क्या होगा, डिप्रेशन। बेटा डिप्रेशन कौन सी सिचुएशन होती है, जब मार्केट में डिमांड क्या होती है, कम होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता। तो बेटा अगर डिमांड कम है और आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर दिक्कत कब स्टार्ट होती है, when the period of depression gets over and there is an increase in the level of AD and the level of AS is increased to fulfill the requirement of the people। और जैसे इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो करेगी तो मार्केट में सिचुएशन क्या होगी सर, एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पे ये एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को क्या करेगी, इसकी तरफ बढ़ाना स्टार्ट करेगी। लेकिन फिर बता रहा हूं बेटा ये मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकती है, एग्जांपल के थ्रू 100 करोड़ तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिसइक्विलिब्रियम में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लिखा है, ये रहा। तो सर इक्विलिब्रियम कब आता है, व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS और Y इज इक्वल्स टू, अब आप कहोगे सर Y कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा आपको पिछला याद दिला देता हूं। बेटा Y मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, ये एग्रीगेट। जब हमने लास्ट क्लास के अंदर डायग्राम डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये कहां से पास आउट होगी, एक 45 डिग्री की एक लाइन बनेगी Y की, और वो Y भी कहलाता है और वो क्या कहलाता है, एग्रीगेट सप्लाई भी कहलाता है। तो चाहे मैं एग्रीगेट सप्लाई की जगह एग्रीगेट सप्लाई लिखूं या फिर मैं इसकी जगह Y लिख लूं, दोनों ही किसके बराबर होंगे सर, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर होंगे। और ये सिचुएशन क्या होगी सर, हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो एक चार्ट बना के दिया हुआ है, आपको इनकम गिवन है बच्चे, यहाँ पे कंजप्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, पहले भी बताया था आपको, एज्यूम करके चलते हैं हम। तो एग्रीगेट डिमांड आपकी ये आ गई। ठीक है, अब सर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, व्हेन Y इज इक्वल्स टू AD। अब हमें सिचुएशन ढूंढनी है कि कहां पे Y किसके बराबर होगा, कहीं पे भी दिख रहा है कि Y AD के बराबर हो। अब पहले पढ़ लेते हैं इसको। सर ये वाली सिचुएशन है 40 और 40 की, देखो पहले पढ़ लो इसको अच्छे से। कहता है व्हेन, देखो कंडीशन समझना बेटा थोड़ी सी। पहली कंडीशन आती है व्हेन AS इज मोर देन AD। ठीक है भैया, दो ही सिचुएशंस बन सकती हैं, या तो मेरी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में सर, एग्रीगेट डिमांड के। अब मेरे को कोई बताएगा बेटा कि अगर आपकी मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो मार्केट में प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा सर, प्राइस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई क्या हो रही है, चीजों की ज्यादा हो रही है। तो देखो क्या लिखा है, कहता है अंडर दिस सिचुएशन द एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, ड्यू टू विच प्रोड्यूसर इज लेफ्ट विद द स्टॉक। तो जो प्रोड्यूसर है बेटा उसके पास क्या बच जाएगा, अब स्टॉक बच जाएगा, क्योंकि मार्केट में खरीदने वाला नहीं है, विच इज अनसोल्ड, जो कि अभी बिका नहीं है। देयरफॉर टू क्लियर दैट स्टॉक, तो उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए द प्रोड्यूसर कट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाई टू लो। तो उस टाइम पे जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा बेटा, प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। सो दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन मैच विद द लेवल ऑफ डिमांड बाय द बायर्स इन एन इकोनॉमी। और उस प्रोडक्शन को वो तब तक कम करता चला जाएगा जब तक वो किसके बराबर नहीं हो जाता, डिमांड के बराबर नहीं हो जाता। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो यहाँ पे ध्यान से। मार्केट के अंदर एक दुकानदार है, एक्स लिमिटेड फर्म है, उसने बेटा 50 करोड़ का माल बनाया हुआ था। मार्केट में जो डिमांड है वो सिर्फ कितने की आई है, 35 करोड़ की आई है। ठीक है, अब इसके पास, इसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 15 करोड़ रुपए का क्या बच गया, यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक बच गया, बिना बिका हुआ माल। तो इसको देखते हुए एक्स लिमिटेड ने यह तय करा कि सर अब मैं प्रोडक्शन को क्या कर देता हूँ, थोड़े टाइम के लिए बंद कर देता हूँ। बंद नहीं करता तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए उसको स्लो कर देता हूँ, क्योंकि डिमांड तो आती रहेगी मार्केट में। मैं उस प्रोडक्शन को तब तक के लिए स्लो कर देता हूं जब तक वो किसके बराबर नहीं आ जाती, एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं आ जाती, यानी जब तक मैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं आ जाता। पॉइंट समझ आ गया पहला।
तो सर जब भी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक बचेगा। उसको देखते हुए दुकानदार या प्रोड्यूसर क्या करेगा सर, अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा, और उस प्रोडक्शन को वो तब तक कम करेगा जब तक वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर नहीं आ जाता सर, एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं आ जाता। अब दूसरी सिचुएशन क्या है सर, उसका अपोजिट, उसका वाइस वर्सा हो जाएगी, क्या, व्हेन AS इज लेस देन AD। या दूसरे शब्दों में क्या बोलूंगा मैं इसे, कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है सर, कम है। तो इसमें अब प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटा, इसमें प्रोड्यूसर उल्टा कर देगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। प्रोडक्शन को वो तब तक बढ़ाएगा जब तक वो किसके बराबर नहीं आ जाता, एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं आ जाता। देखो कैसे, कहता है अंडर दिस सिचुएशन द एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी ड्यू टू विच द स्टॉक विद द प्रोड्यूसर इज सोल्ड आउट। तो जो उसके पास स्टॉक होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा सर, बिक जाएगा। एंड द प्रोड्यूसर सफर अ लॉस फॉर ही फेल्स टू फुलफिल द डिमांड। प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा सर, अब लॉस फेल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्राहक तो आ रहा है लेकिन उसके पास माल नहीं है। Therefore the producer plans higher level of the production, तो वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा सर, अब बढ़ाना स्टार्ट करेगा, so that the demand of the market can be met, जिससे कि वो मार्केट डिमांड को क्या कर सके, पूरा कर सके और वापसी कहां पे आ सके, वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ सके। ये दोनों पॉइंट समझ लेना अच्छे से, क्योंकि इसी की बेस पे आगे की क्वेश्चंस भी बनेंगे अभी आपके। क्लियर है ये पॉइंट सारे सबको, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये आपने पहले भी डायग्राम देखा था। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 45 डिग्री मैंने आपको क्या बताया, वाई या AS बोलते हैं। और जो AD बनता है हमेशा, कंजप्शन जो बनता है हमेशा कैसे बनता है, ओरिजिन से ऊपर बनता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्या, क्योंकि हर बार इकोनॉमी के अंदर इनकम लेवल जीरो रहने पे भी क्या मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ कंजप्शन मिलता ही मिलता है। तो ये हो गया, जिस पॉइंट पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या बन जाता है सर, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, वेयर AS इज इक्वल्स टू AD। अब देखो यहाँ पे सिचुएशंस ध्यान से देखो, आपको ना ग्राफ समझने बताता हूं कि ग्राफ समझे कैसे जा सकते हैं। पहले भी 11th में कोशिश करी थी, अब दोबारा से करते हैं एक बार। बेटा कोई भी चीज अगर आपकी लेफ्टवर्ड है ना, ठीक है, क्या है वो, और वो उसके आगे है, तो वो लेफ्टवर्ड वाली क्या कहलाती है, कम कहलाती है। राइटवर्ड वाली क्या कहलाएगी, वो। अब यहाँ पे देखो आपका पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है सर, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, वेयर AS इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहां अगर आप एग्रीगेट डिमांड देखोगे तो ये क्या है, इसके पीछे चलती आ रही है ना, और ये क्या जा रही है सर, हमारी एग्रीगेट सप्लाई जा रही है। तो एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड से क्या है, ज्यादा है इस वाले पॉइंट में। और ये वाली जो सिचुएशन होगी ये क्या हो जाएगी सर, इसकी अपोजिट हो जाएगी, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। तो तीन सिचुएशंस ही बताई हैं और होती भी तीन ही सिचुएशन है। या तो आप किस में आओगे, इक्विलिब्रियम में, या दूसरी सिचुएशन क्या होगी, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तीसरी सिचुएशन क्या होगी सर, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा। तो ये तीनों सिचुएशन एक सिंगल ग्राफ के अंदर आपको शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखो बेटा, अभी मैंने आपको इक्विलिब्रियम की एक अप्रोच पढ़ाई है, वो पहली अप्रोच कौन सी, AS और AD अप्रोच। तो AS और AD अप्रोच क्या कहती है सर, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी तो वी आर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आते हैं इसकी दूसरी अप्रोच पे। इस दूसरी अप्रोच का नाम होता है बेटा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। Under this, the point of equilibrium is the point where investment in an economy is equals to the level of saving in the economy। यानी सर जिस सिचुएशन में सेविंग्स किसके बराबर हो जाती है हमारी, अब देखो कैसे होती है, ये देख लो। देखो यहाँ पे प्रूफ भी है बेटा, AS का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C+S, और AD का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C+। तो अगर मैं यहाँ पे C से C को कैंसिल कर देता हूं तो किसके बराबर बच गया, ये S इज इक्वल्स टू I। तो हमारी दो अप्रोच होती है, पहली सर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरी क्या होती है सर, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आगे समझो इसको क्या कह रहा है यहाँ पे, आपके सामने टेबल है, देखो बेटा, ये आपकी इनकम है, ये कंजप्शन है। सेविंग्स का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है, Y माइनस C। तो यानी 10 में से 15 गए -5, ये सारा क्या आ गया आपका सेविंग्स। ये क्या है बेटा आपके पास यहाँ पे AS आ गया, AS का फॉर्मूला क्या है, C+S। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, कहते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज एक्स एंटी और एक्स पोस्ट। द फर्दर क्लैरिफिकेशन इज एज फॉलो। अब जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट होती है ना, इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी एक्स एंटी सेविंग या एक्स एंटी पोस्ट सॉरी इन्वेस्टमेंट, ऐसे क्या होती है, एक एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होती है।
अब इसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। अभी हाथों हाथ याद हो जाएगा, इजी भी बहुत रहता है। देखो एक्स एंटी, इस टर्म को समझो पहले। एक्स एंटी कहता है दिस टाइप ऑफ सेविंग कैन आल्सो बी कॉल्ड अ डिजायर्ड सेविंग और अ प्लान्ड सेविंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इट रेफर्स टू द लेवल विच इज प्लान्ड बाय द पीपल टू सेव इन एन इकोनॉमी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि आप सब सैलरीड पर्सन हो या आप अपनी जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपने एक अनुमान लगाया कि भैया इस साल मैं 2 लाख रुपए सेव कर लूंगा। तो जो आपने प्लान किया या जो आपकी डिजायर थी कि इतनी सेविंग हम कर लेंगे, वो आपकी कौन सी कहलाएगी? एक्स एंटी सेविंग कहलाएगी। एक्स पोस्ट सेविंग कौन सी कहलाएगी? It can be called a actual saving. It refers to the amount which is actually saved by the people of a country in an economy for a period of 1 year. It helpful in calculation of a national income. ये नेशनल इनकम निकालने के भी काम आती है। ऐसे लेके चलते हैं, अभी आप 12th में हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप सबसे पूछा जाए आप कितना स्कोर करना चाहते हो सर, आप बोलोगे सर 100, तो वो आपका कौन सा स्कोर हो गया? एक्स एंटी स्कोर हो गया। एक्चुअल में जब रिजल्ट आया तो किसी के 90 आए, किसी के 70 आए, 80, जो एक्चुअल मार्क्स आपके आएंगे वो आपका कौन सा हो जाएगा? एक्स पोस्ट हो जाएगा। तो जो हम सोच के चलते हैं वो एक्स एंटी कहलाता है, जो एक्चुअल में होता है वो एक्स पोस्ट कहलाता है। सेम बेटा एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट में भी सेम ही चीज है। क्या? It refers to the level of an investment which is desired or planned by the producer in an economy for a period of 1 year. Therefore, it also called a desired investment or planned investment, but it does not include the unplanned investment. इसमें unplanned investment को नहीं लिया जाता। Ex post investment क्या है सर? It refers to the level of investment which is actually done by the producer in an economy during a period of 1 year. It is also known as an actual investment. It includes both planned and unplanned investment. ठीक है, तो फिर से वही डेफिनेशन हो गई सर। एक्स एंटी कौन सी है? जो मैं मान के चल रहा हूं करूंगा। एक्स पोस्ट कौन सी है सर? जो एक्चुअल में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट सबको? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे ये है कि क्या होगा अगर हम सेविंग्स ज्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या एग्रीगेट डिमांड कम होगी? सर डिमांड कम होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि सर हमने जब सेविंग ज्यादा करी है तो इसका मतलब हम कंजप्शन क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। और जब हम कंजप्शन कम करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो गई सर? मार्केट के अंदर कम हो गई। इसका बेसिक सा एग्जांपल है कि एक पर्सन 100 रुपए कमाता है, उसमें से 70 रुपए बचा लेता है, तो जब वो 70 रुपए बचाएगा तो खर्चेगा कितने रुपए? सिर्फ 30 रुपए। तो अगर कोई भी कंज्यूमर या पूरी की पूरी इकोनॉमी सेविंग ज्यादा करेगी तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि मार्केट में कंजप्शन कम होगा और डिमांड क्या हो जाएगी? हर चीज की कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो आपका टॉपिक आ रहा है बेटा उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे पहला टॉपिक ही क्या है? कहता है व्हेन एस इज मोर देन आई। कहता है क्या होगा अगर जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है? तो देखो क्या लिखा है। कहता है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर पीपल टेंड्स टू सेव मोर देन टू इन्वेस्ट। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कम कर रहे हैं। In other words, it is a situation in which more expenditure fall due to the rise in the saving than the investment. कहता है एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है, क्योंकि लोग किस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? अपनी सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। Therefore, the producer is left with the unwanted stock. तो दुकानदार के पास क्या बचेगा सर? बिना बिका हुआ माल बचेगा। To handle this situation, the producer now produce less output. तो वो क्या करेगा सर? अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा? कम करेगा। So that the saving can be equals to the investment. और उसको कब तक करेगा? जब तक सेविंग्स किसके बराबर नहीं आ जाती। इसको थोड़ा और चेंज करता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो बच्चे, अब कंडीशन बच्चे आपके पास यहाँ पे ये है, सेविंग्स इज ग्रेटर देन। ठीक है, सेविंग ज्यादा होने का मतलब है यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है सर? कम है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है सर? ठीक है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई। तो सर जब ये सिचुएशन आएगी तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि हमारे पास क्या बचेगा? अनवांटेड स्टॉक बचेगा। क्या बचेगा सर? अनवांटेड स्टॉक, यानी प्रोड्यूसर के पास बिना बिका हुआ माल ज्यादा बचेगा। उसको देखते हुए वो क्या कर देगा सर? प्रोडक्शन को क्या कर देगा? यहाँ पे कम कर देगा। जब वो प्रोडक्शन को कम करेगा बेटा तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा?
एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी मार्केट के अंदर, कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, लोगों को काम से भी निकाला जाएगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जब ये एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की क्या होगी सर, इनकम भी क्या हो जाएगी। और सर जब इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी क्या होंगी सर, यहाँ पे कम हो जाएंगी। और हमारी सिचुएशन क्या थी, सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में मैं चेंज ला नहीं सकता, मैं किस में चेंज लेके आ सकता हूँ, सेविंग्स में। तो प्रोसेस क्या हुआ, क्योंकि सर सेविंग ज्यादा थी तो जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम थी सप्लाई के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से अनवांटेड स्टॉक बचा। उस अनवांटेड स्टॉक को देखते हुए प्रोड्यूसर ने क्या करा, प्रोडक्शन को कम किया। प्रोडक्शन को कम करने से एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट को कम करने से इनकम कम हुई, और इनकम को कम करने से क्या हुई सर, सेविंग कम हुई। इस प्रोसेस को वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक ये सेविंग्स दोबारा से किसके बराबर नहीं आ जाती, अपने आप इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाती। समझ रहे हो, प्रैक्टिकल रीजन है हर चीज के होने के, साफ साफ दिख रहा है कि होगा भी ऐसे, नॉर्मल कंडीशन भी यही होगी। कोई भी प्रोड्यूसर होगा तो वो यही करेगा उस टाइम पे। ठीक है, क्लियर है भैया ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखो पहले, ये आपका बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी सेविंग्स जा रही है, देखो सेविंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, आपको बताया था नेगेटिव से। इन्वेस्टमेंट क्या रहती है सर, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट बन गया सर, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, व्हेन सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है किसका पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा रहा है, एस इज इक्वल्स टू आई का, ठीक। अब मेरे को दूसरी सिचुएशन बताओ, एक सिचुएशन तो क्लियर हो गई आप सबको, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन बताओ, यहाँ पे क्या होगा अगर सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है। पहले क्या था, सेविंग ज्यादा थी इन्वेस्टमेंट कम थी, अब क्या है, सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इस सिचुएशन को मेरे को समझाएंगे यहाँ पे बेटा। यहाँ पे ना सिचुएशन पहले वाले से उल्टी हो गई, क्या कि सर अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई क्या होगी, रीजन बिहाइंड की जो कंज्यूमर है या जो लोग हैं वो सेविंग्स कम कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड क्या होगी सर, बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो इसके पास जो प्रोड्यूसर है उसे प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब सर वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो उसे ऑब्वियस सी बात है क्या बढ़ाना पड़ेगा अपने पास, एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो सर लोगों की क्या बढ़ेगी, यहाँ पे इनकम बढ़ेगी। और सर जब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की सेविंग्स भी बढ़ेंगी। और ये पॉइंट तब तक चलता रहेगा सर जब तक ऑटोमेटिकली ये किसके बराबर नहीं आ जाता, इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाता, यानी अपने आप दोबारा से रीगेन नहीं कर लेता किसको, इक्विलिब्रियम को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे अब कहता है इन द एडीएस अप्रोच व्हाट कॉजेज अ शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से सुनना, कहता है जब हम एएस और एडी अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें किसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आता है, हाँ बोलो बेटा, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। मैंने अभी आपको बताया था बेटा, सप्लाई की वजह से डिमांड में, सॉरी इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता, चेंज किसकी वजह से आता है सर, डिमांड की वजह से। व्हेन एएस इज लेस देन एडी इन द एडीएस अप्रोच व्हाट इज द आउटकम। कहते हैं जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगी एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, नैतिक बोलो। बी, सर प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन। देखो सीधी सी बात है, सप्लाई क्या है सर, कम है, डिमांड क्या है सर, ज्यादा है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा सर, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, what does the equation S is equals to I represent in the saving investment approach। जिससे मैं पूछूं रिद्धि ए, सर इक्विलिब्रियम को दर्शाती है, S किसके बराबर है, यहाँ पे I पे तो किसको शो कर रहा है सर, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रहा है। X पोस्ट सेविंग इज आल्सो नोन एज, माधुरी, प्लांट सेविंग। सर एक्स पोस्ट सेविंग क्या कहलाएगी हमारी, प्लांट सेविंग कहलाएगी, गलत है, एक्चुअल सेविंग कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी हमारी, प्लांट तो होती है हमारी एक्स एंटी, ठीक है, प्लांट क्या होती है हमारी, एक्स एंटी होती है। फिर आता है इन द सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच व्हाट हैपेंस व्हेन एस इज लेस देन द आई। कहता है जब हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो क्या होगा अगर एस जो है वो आई से कम है। बताओ भाई साहब, सिंह साहब, नोट्स पे से देख लो। बी, प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन। अभी लिखवाया था बेटा पूरा का पूरा चार्ट, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन का क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर,
ठीक है, तो ये क्या हो गई बेटा अब आपकी यहाँ पे एस एडी अप्रोच हो गई और एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी इस चैप्टर के लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपके अगर होंगे इस चैप्टर से तो, ठीक है।